वेलकम। और हम बना रहे हैं पीओएस सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। एक ये पूरी सीरीज़ होगी, ये पार्ट नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश की हुई है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक ब्रॉडर ओवरव्यू बताया कि हम क्या क्या क्रिएट करेंगे, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी इस पीओएस सिस्टम में, और ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्रिएट करने जा रहे हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आपने बनाना है तो सबसे पहला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मकसद ये होता है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उससे आप उनको पहले समझें, कस्टमर को क्या क्या चाहिए अपने सॉफ्टवेयर में, और उसके हिसाब से आप फिर डेटाबेस डिज़ाइन करें। और रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद दूसरा स्टेप है कि आप डेटाबेस डिज़ाइन करो, जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और डेटाबेस डिज़ाइन का मतलब यह है कि टेबल डिज़ाइन करनी। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ स्टडी की हुई है, ठीक है ना। तकरीबन 11 टेबल्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं, आई मीन दी स्ट्रक्चर उनका क्रिएट किया हुआ है। और ये इम्पॉर्टेंट है आपको ये काम करना। डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जंप करेंगे तो आपको डाउन द लाइन नुकसान होगा। आप कोई ना कोई चीज़ भूल जाएंगे या कोई ना कोई चीज़ आप गलत कर देंगे बनाने में स्ट्रक्चर को, और फिर आपको वो सब स्क्रैप करना पड़ेगा जो भी काम किया, और उसको दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा डेटाबेस को। सो हमेशा ये आप प्लानिंग स्टेज इसको बोलते हैं। जितनी प्लानिंग आपकी अच्छी होगी उतना ही आप आराम से डाउन द लाइन आप अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने भी एग्जैक्टली वही किया है। मैंने क्योंकि मेरे जहन में आइडिया था एक छोटा सा पीओएस सिस्टम बनाना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ग्रोसरी स्टोर्स के लिए, सही है ना। ये पर्टिकुलरली ग्रोसरी स्टोर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ग्रोसरी स्टोर की जब बात की जाए तो उसमें डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स इसमें डालने चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकेंगे। फिर हम प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकेंगे और डिफरेंट कैटेगरीज प्रोडक्ट्स की हैं वो क्रिएट कर सकेंगे। सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन हम क्रिएट कर सकेंगे। ऑर्डर्स फिर हम क्रिएट कर सकें, और डिफरेंट ऑर्डर लाइंस हम क्रिएट कर सकेंगे सॉफ्टवेयर से। और इनवॉइसेस भी हम क्रिएट कर सकेंगे ऑर्डर के बेस पे। और फिर हमने अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखें तो परचेज़ ये जो टेबल है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा एडिशनल मैंने फीचर इसमें डाले हैं, क्योंकि जब आप देखें, आप जब सॉफ्टवेयर किसी को बना के दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा भी उसमें फ़ीचर डाल के दें ताकि आप कस्टमर को सेटिस्फाई उसको एक्सट्रीमली सेटिस्फाई कर सकें कि यार ये तो मैंने कहा नहीं था, आपने ये फ़ीचर भी डाल दिए, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। तो आपका कस्टमर खुश हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस मैंने डाले हैं, पेरोल मैंने डाला है, पेरोल लाइंस मैंने डाली हैं, ताकि आप जिसको भी सॉफ्टवेयर दे रहे हैं उसको एक किस्म का 360 डिग्री में आप उसको क्रिएट करके दे रहे हैं। आप कस्टमर्स का इसमें ख्याल रख रहे हैं, आप एम्प्लॉयज़ का ख्याल रख रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट देख रहे हैं, और ये सब ये डेटाबेस क्रिएट करने से आप कर रहे हैं सब, ठीक है। सो ये 11 टेबल्स हैं। इस वीडियो में सब के सब तो नहीं बना सकूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आधे टेबल्स इस वीडियो में बना लेते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में आधे टेबल्स फिर बनाएंगे और रिलेशनशिप भी क्रिएट करेंगे। क्योंकि सिर्फ टेबल बनाने नहीं है, टेबल्स बना के उनका रिलेशनशिप भी क्रिएट करना होता है। सो ये स्टडी, ये वर्कआउट आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे पॉज करें वीडियो को और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इसी तरह की आप स्टडी करें। आप एक्सेल में भी आप ये बना सकते हैं, और उसके हिसाब से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चले अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और एक्चुअली जाके ये हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल ओपन की हुई है, ये ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फ़ाइल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम पहला टेबल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए टेबल क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट रिबन में, क्रिएट टैब के ऊपर, फिर हम क्लिक करेंगे टेबल और राइट क्लिक करेंगे। डिज़ाइन व्यू में हम जाएंगे तो हमें ये पूछेगा नाम, कि भाई पहले टेबल सेव करो। तो मैं एक्सेल में जाऊंगा और मैं ये कॉपी कर लूँगा नाम। और एक फ़ायदा ये भी है, देखें, और क्योंकि आप जब ऑलरेडी आपने टाइप कर लिया हुआ कौन कौन से फील्ड्स आपको चाहिए, तो इसलिए आप सिंपली
कॉपी करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से और एक्सेस में ला के आप पेस्ट कर दें, ठीक है, एक ये भी फ़ायदा है। सो टेबल क्रिएट हो गया है। अब जब टेबल क्रिएट हुआ है तो पहली आईडी आप ये देखें, ये की चाबी का निशान है। चाबी का निशान मतलब ये है कि हर टेबल में एक ना एक प्राइमरी की ज़रूर चाहिए। हर टेबल को एक ना एक प्राइमरी की का मतलब है कि वो यूनिक रिकॉर्ड क्रिएट होगा। अगर आप एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके उस रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक आईडी क्रिएट कर देगा कि ताकि वो डुप्लीकेशन ना हो। तो यही फ़ायदा है रिलेशनल डेटाबेसेस का। सो यहाँ पे हम प्राइमरी की क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम ये वाली प्राइमरी की का नाम लेंगे एम्प्लॉय आईडी। अब डेटा टाइप है, डिफरेंट डेटा टाइप है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो प्राइमरी की होगी उसका ऑटो नंबर डेटा टाइप होगा। ये नेसेसरी नहीं है, आप प्राइमरी की बना सकते हैं कोई और डेटा टाइप के साथ भी, लेकिन जनरली ऑटो नंबर्स ही इसका डेटा टाइप होता है, क्योंकि इंक्रीमेंटल में वो जो ही आप रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे इसका नंबर ऑटोमेटिकली, या जैसे सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4, ये क्रिएट होता जाएगा। सो अगर मैं आपको बताऊं तो डेटा टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट टाइम एक्सटेंडेड, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, अर्ली ऑब्जेक्ट, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड और लुकअप विजिट। डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। ऑब्वियसली हम इस एप्लीकेशन में सब के सब तो नहीं यूज़ करने वाले, लेकिन इनमें से काफ़ी हम यूज़ करने वाले हैं। सो ऑटो नंबर इसी का रहने देंगे। अब हम लेंगे एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय का नाम क्या है? शॉर्ट टेक्स्ट। अगर आप देखें शॉर्ट टेक्स्ट है, इसमें फील्ड साइज़ 255 कैरेक्टर्स इसने बाय डिफ़ॉल्ट, और ये मैक्सिमम इसका फील्ड साइज़ है 255 कैरेक्टर्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक अपनी स्टोरेज में इस फील्ड के लिए 255 कैरेक्टर्स की जितनी स्पेस चाहिए वो स्टोर कर लेगा। सो आप जितना आप इसको मैनेज करेंगे उतना आपकी स्पेस मैनेजमेंट अच्छी होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। सो एम्प्लॉय नेम इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 150 कैरेक्टर्स मैक्सिमम हम दे देते हैं एम्प्लॉय नेम को, ठीक है। इसी तरह फादर नेम आप ले लें तो फादर नेम भी शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा और उसके भी 150 कैरेक्टर्स आप ले लो। CNIC। अब CNIC मतलब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। सो जब आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हो तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप उनका जो नेशनल आइडेंटिटी नंबर है आप वो ले लें और अपने डेटाबेस में स्टोर करें, ताकि आपके पास वो ऑफिशियली वो रिकॉर्ड सेव हो जाए, और ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। मोबाइल नंबर नंबर फील्ड में आता है, और इसी तरह हम होम नंबर ले लेते हैं, वो भी नंबर फील्ड में आता है। फिर एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस हमारा शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा। शॉर्ट टेक्स्ट 255 कैरेक्टर्स। एड्रेस क्योंकि लॉन्ग भी हो सकता है तो हम उसको इतनी स्पेस दे देते हैं। डेजिग्नेशन शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। डेजिग्नेशन में आप 255 कैरेक्टर्स आपको नहीं चाहिए, परहैप्स आपको 50 कैरेक्टर्स इनफ होंगे। बेसिक सैलरी जब भी हम प्राइसेस या पैसों की बात होगी जहाँ पे भी, वहाँ हम जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली नंबर यूज़ करेंगे, और फील्ड साइज़ हम लॉन्ग इंटीजर की बजाय हम रखेंगे डबल, ठीक है। फॉर्मेट हम हमेशा जब भी पैसों की बात होगी तो वो स्टैंडर्ड रखेंगे। मैंने जो यूज़ किया है और मुझे जो अच्छा लगा वो स्टैंडर्ड ही लगा है। सो ये हमने कर लिया। अलाउंसेस, क्योंकि ये भी सैलरी के रिलेटेड है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन हम फील्ड का जो नाम है वो चेंज कर देंगे अलाउंसेस में। फिर सैलरी आ जाएगी, ठीक है। सो सैलरी इसका फील्ड टाइप है कैलकुलेटेड। सो हम कैलकुलेटेड जो ही हम प्रेस करेंगे, टैब की अपने कीबोर्ड पे प्रेस करें तो देखें एक एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो गया कि वो बोल रहा है कि आप कैलकुलेशन क्या करना चाहते हैं। तो हम ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस, टोटल सैलरी होगी ना, करेक्ट। बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस, क्लिक ओके। तो इसका भी अगर आप देखें तो रिज़ल्ट टाइप डबल होना चाहिए और फॉर्मेट टाइप स्टैंडर्ड होना चाहिए। जहाँ भी पैसों की बात होगी ये आप ज़रूर कर लीजिएगा सेटिंग। यूज़र आईडी, अब हम ये भी चाहते हैं कि हर यूज़र को हम एक आईडी और पासवर्ड दें जिससे वो लॉगिन कर सकें। तो इस तरीके से आप वो डेटाबेस में बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है।
स्टार्ट डेट, एम्प्लॉय ने कब काम करना स्टार्ट किया उस ग्रोसरी स्टोर में, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब इसका जो फॉर्मेट है इसमें डेट और टाइम दोनों आएंगे, लेकिन हमें टाइम रखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ शॉर्ट डेट, हमें सिर्फ डेट चाहिए कब एम्प्लॉय ने काम शुरू किया उस स्टोर में और कब एम्प्लॉय ने काम छोड़ दिया उस स्टोर में। तो इसका भी डेटा टाइप हम शॉर्ट डेट ही रखेंगे। फिर उसके बाद स्टेटस, एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है, एक्टिव है, इनएक्टिव है। सो हम इसको 15 इसका या चले 25 दे दें, इसका जो स्टेटस है उसके फील्ड को हम दे देंगे। स्टेटस डेट, इसको हम डेट और टाइम ही रखेंगे क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं एग्जैक्टली टू द सेकंड्स कब लास्ट चेंज हुआ था ये एम्प्लॉयज़ का इंफॉर्मेशन। तो ये एक हमारा टेबल हो गया है क्रिएट। अब इससे क्या होगा कि आपको इस टेबल में डेटा स्टोर करने की सलाहियत आपको मिल जाएगी। सो ये फ़ायदा है टेबल क्रिएट करने का, ये डेटाबेस है, ठीक है ना, बैकएंड पे। सो इस तरह का टेबल नज़र आता है। अच्छा, आगे जाने से पहले एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अगर आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई जहाँ आपको पता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जनरली बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसके लिए अलग टेबल बनाओ, फिर सैलरी इसके लिए अलग से टेबल बनाओ, फिर लॉगिन क्रेडेंशियल्स के लिए अलग टेबल बनाओ। ये बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं इसमें इस डेमोस्ट्रेशन में ऐसा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो ये डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए क्रिएट हुआ जा रहा है, दूसरा ये हम क्रिएट कर रहे हैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर के लिए, तो हमें वो सब अलग अलग टेबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो है मैंने आपको बताई है कि सेपरेट आप क्रिएट करेंगे। अगर मैं एक बड़े कंपनी के लिए, बड़े ग्रोसरी स्टोर या सुपरमार्केट के लिए बनाऊंगा तो मैं अलग अलग से ये टेबल्स क्रिएट करके उनको लिंक करूंगा आपस में। तो ये मेरा बताना ज़रूरी था। चले अब हम क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट्स टेबल। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ नाम, क्रिएट टेबल, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू और प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पे आके हम फील्ड को कॉपी कर लेते हैं। इसका भी हम यूनिक आईडी प्रोडक्ट नंबर रखेंगे जो ऑटो नंबर होगा। प्रोडक्ट का नाम शॉर्ट टेक्स्ट, इसको 255 कैरेक्टर्स रखते हैं क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के नाम काफ़ी लंबे भी हो सकते हैं। कैटेगरी, अब हर प्रोडक्ट की एक कैटेगरी होती है, ठीक है ना, किस टाइप का प्रोडक्ट है वो, तो इसलिए इसका नंबर फील्ड रखना है। नंबर फील्ड इसलिए क्योंकि हमने इस फील्ड को हमने लिंक करना है इसके साथ, सही है ना। ये एक टेबल हम क्रिएट करने वाले कैटेगरीज, उसके साथ हमने लिंक करना है, तो इसलिए नंबर, जहाँ भी टेबल को लिंक करना है जिस फील्ड के साथ, उन दोनों फील्ड्स का डेटा टाइप एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए नंबर हमने रखा हुआ है। UOM, अब UOM क्या है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब जब आप ग्रोसरी स्टोर में आप फ़र्ज़ करें एक कोका कोला का एक कैन सेल कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी 1 2 3 4 होगी ना। अगर आप सब्ज़ी वो सेल कर रहे हैं, वेजिटेबल या फ्रूट सेल कर रहे हैं उस ग्रोसरी स्टोर में, तो उसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो केजीज़ में होगी, हाफ kg, 1 kg, 2 kg, 2.5 kg, व्हाट्सोएवर, ऐसे ही है ना। सो UOM यूनिट ऑफ मेजर, उसमें हम लुकअप विज़ार्ड बनाएंगे, ठीक है। आई विल टाइप माई वैल्यू, नेक्स्ट। फिलहाल हम 2 ऐड करते हैं, क्वांटिटी के लिए EA और इसके लिए kg, ठीक है। यही हम 2 क्रिएट करेंगे। आगे हम देखेंगे कि अगर कोई ऐड करना हो तो हम ऐड कर लेंगे, फ़िलहाल हम 2 ही रखते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सप्लायर, कौन सा सप्लायर हमें ये प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, सो ये भी इंफॉर्मेशन देनी है। और क्योंकि सप्लायर का अलग से टेबल है, आप देख सकते हैं सप्लायर का भी टेबल अलग से है, तो इसलिए हम इस सप्लायर आईडी से इसको लिंक करेंगे, लिहाजा इसका जो डेटा टाइप है वो भी नंबर में ही होना चाहिए। याद है ना मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर में होना चाहिए जब भी लिंक करेंगे। परचेज़ प्राइस, हमारी जो कीमतें ख़रीद है वो कितनी है, वो जब भी हम पैसों की बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले टेबल में, वहाँ पे नंबर्स का इस्तेमाल होगा, नंबर डेटा टाइप, ठीक है। और जब नंबर है तो यहाँ पे हमें डबल फॉर्मेट का स्टैंडर्ड, ठीक है। सो ये लाजमी है, आपने इस्तेमाल करना है। RSP, रिटेल सेल्स प्राइस क्या है, परचेज प्राइस तो आपको मिल गई,
रिटेल सेल्स प्राइस। अब ये रिटेल सेल्स प्राइस बिफोर टैक्स है, ठीक है। सो इसमें भी हम नंबर यूज़ करेंगे, इसको डबल स्टैंडर्ड डेसिमल ऑटो, ठीक है। रिटेल सेल्स प्राइस टैक्स से पहले। अब हम टैक्स रेट ऐड कर लेते हैं। किसी प्रोडक्ट पे टैक्स होता है, किसी पे नहीं होता, किसी पे है तो उसका टैक्स रेट हाई है, किसी का टैक्स रेट लो है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं टैक्स रेट। अब ये रेट जो है ये परसेंटेज में है, 5%, 10%, 20%, जितना भी है। तो उसके लिए भी हम नंबर फील्ड ऐड करेंगे, लेकिन हम जो फील्ड साइज़ है उसको हम डबल करेंगे और जो फॉर्मेट है उसको स्टैंडर्ड की बजाय हम करेंगे परसेंट। सो ये परसेंटेज में ये इंफॉर्मेशन आएगी। डेसिमल पॉइंट हम ऑटो से हम करेंगे 0। हम डेसिमल पॉइंट 0 रखना चाहते हैं। हम मतलब 1%, 2%, 3% हम एक यूनिक वैल्यू में टैक्स देना चाहते हैं। अब ये टैक्स रेट आपने ऐड कर लिया, तो अब जो नेक्स्ट फील्ड है टैक्स, कि टैक्स की अमाउंट कितनी बनती है, वो होनी चाहिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए जब भी आपने टेबल के अंदर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करनी है तो आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप चूज़ करोगे। जो ही आप चूज़ करोगे तो एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन होगा कि जी अच्छा जी आप कैलकुलेशन कर लो। अब इसका जो टैक्स है, मतलब RSP जो प्राइस है, एक प्राइस बिफोर टैक्स है एक प्रोडक्ट की, उसका फर्ज करें 100 रुपये है उसकी प्राइस, उस पर 10% टैक्स है, तो 10 रुपये टैक्स हो गया। तो वो 10 रुपये ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए, ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो वो कैसे होगा, RSP इंटू टैक्स रेट, ठीक है। सो अब ये फार्मूला जब लगाएंगे तो जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली टैक्स यहाँ पे 10 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 10% 10 रुपये। इसका भी हम रिज़ल्ट टाइप डबल करेंगे और फॉर्मेट स्टैंडर्ड करेंगे, ओके जी। नेट RSP, अब ये नेट RSP टैक्स के बाद है, तो इस पे भी हम कैलकुलेटेड फील्ड, ताकि ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन हो जाए। तो ऑटोमेटिकली नेट RSP कैसे कैलकुलेट होगी, RSP बिफोर टैक्स प्लस टैक्स इक्वल टू नेट RSP, ठीक है। सो RSP प्लस टैक्स, तो ये हमारा आ जाएगा नेट RSP। इसका भी हम रिज़ल्ट टाइप डबल और फॉर्मेट स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये जो हम, और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप प्रोडक्ट टेबल में ही ये इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आपको दोबारा से एंटर नहीं करनी पड़ेगी। स्टोरेज लोकेशन, अगर उस स्टोर में कुछ स्टोरेज लोकेशंस बनी हुई हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी जा सकती है। पिक्चर, प्रोडक्ट की पिक्चर भी बहुत ज़रूरी है जो कि हम डिस्प्ले करेंगे, और इसके लिए डेटा टाइप हमेशा अटैचमेंट होगा पिक्चर के लिए। क्रिएटेड बाय, किसने ये प्रोडक्ट क्रिएट की, सॉरी शॉर्ट टेक्स्ट, और इसको हम 150 कैरेक्टर्स दे देंगे। और क्रिएटेड ऑन, कब क्रिएट हुई है, इसका डेट एंड टाइम, सो ये हम हो कर लेंगे। स्टेटस, कि ये प्रोडक्ट एक्टिव है नहीं एक्टिव है, ये स्टेटस आएगा, इसके 15 कैरेक्टर्स हम दे देंगे। और स्टेटस डेट, ठीक है, यहाँ पे भी डेट एंड टाइम, सो यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम आ जाएगा। सो ये दूसरा टेबल क्रिएट हो गया प्रोडक्ट्स का। ऑलराइट, होपफुली आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा थी, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं ये स्टेप्स। ऑलराइट, ये प्रोडक्ट्स हो गई। अब हम क्रिएट करते हैं कैटेगरीज टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हम बात कर रहे हैं। पहली फील्ड होगी कैटेगरी आईडी, दूसरी होगी कैटेगरी, तीसरी यहाँ पे नहीं है लेकिन हम लिखेंगे। कैटेगरी के भी कैरेक्टर्स 100 कर लेते हैं। पिक्चर हमें चाहिए कैटेगरी की, ठीक है। अटैचमेंट इसकी डेटा टाइप होगी। सेव कर दें, टेबल क्रिएट, क्लोज। अब हम सप्लायर्स के टेबल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, सप्लायर।
क्लिक एंटर और क्लिक ओके। फिर उसके बाद सप्लायर आईडी, ऑटो नंबर, सप्लायर का नाम क्या है वो भी हम 255 कैरेक्टर्स शॉर्ट टेक्स्ट में डालेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन, उस सप्लायर में कंपनी है मे बी जो सप्लाई करती है तो उसमें कोई कॉन्टैक्ट पर्सन भी होगा, उसका नाम 150 कैरेक्टर्स हम रख लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, इसका नंबर फील्ड रख लेते हैं। और सिटी, कौन से सिटी में वो सप्लायर है, सो सिटी का नाम भी हम 50 कैरेक्टर्स में रख लेते हैं। कौन से कंट्री में वो सप्लायर है, इसका भी हम चलो 100 कैरेक्टर्स रख लेते हैं कंट्री के नाम के लिए। क्रेडिट डेज, अगर वो कस्टमर क्रेडिट पे है, मतलब सर कस्टमर सप्लायर आपको सामान दे रहा है क्रेडिट पे, तो आप यहाँ पे क्रेडिट डेज भी मेंशन कर सकते हैं कि कितने दिन की क्रेडिट पे वो सप्लायर आपको सामान दे सकता है, ताकि वो आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सको। फिर कस्टमर जो सप्लायर है उसकी बैंक इंफॉर्मेशन भी आप स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए ये फील्ड्स दी हैं 25 कैरेक्टर्स इसमें डाल लेते हैं। बैंक नेम, इसका चलो जी 100 कैरेक्टर्स यूज़ कर लेते हैं बैंक के नाम पे। फिर आ जाएगा अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर के लिए भी हम 50 कैरेक्टर्स लेट से यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा है बट चलो चलता है। अकाउंट नेम, बैंक नेम और अकाउंट नेम 150। अकाउंट नंबर लेट्स से 30 कैरेक्टर्स रखते हैं। फिर IBAN यूजुअली मेरे ख्याल से 21 कैरेक्टर्स का होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन हम इसका शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे, लेकिन हम करते हैं जी 30 का हम अलाउ कर देते हैं। फिर लाइसेंस डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप किसी के साथ बिज़नेस कर रहे हैं तो वो बिज़नेस लाइसेंस्ड है कि नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन लेनी भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप 50 कैरेक्टर्स अलाउ कर दें। क्रिएटेड ऑन, कब ये सप्लायर की इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुई है, डेट टाइम, हमें टाइम नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं शॉर्ट डेट, क्योंकि अगर आप ये नहीं चूज़ करेंगे तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट डेट और टाइम दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट की है, तो ये 150 कैरेक्टर्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टेटस क्या है, इसके 25 कैरेक्टर्स, एक्टिव है, इनएक्टिव है, ये सब इंफॉर्मेशन। और स्टेटस डेट एंड टाइम, इसके हम टाइम भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सप्लायर का टेबल हो गया क्रिएट। आई होप आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या एक्सप्लेन किया है हर स्टेप को और क्या हमने क्रिएट किया है। चले अब हम क्रिएट करते हैं ऑर्डर्स का टेबल। सो ऑर्डर को कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट टेबल, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, ऑर्डर्स, एंटर। हर ऑर्डर का अलग से एक यूनिक नंबर होगा, ऑर्डर नंबर। हर ऑर्डर की ऑर्डर डेट होगी, डेट और टाइम भी हम यूज़ करेंगे, कब ऑर्डर क्रिएट हुआ, किस दिन और किस टाइम। ऑर्डर टाइप हम देखेंगे लुक अप विज़र्ड। ऑर्डर टाइप डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि जैसे ऑनलाइन ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, कस्टमर इन शॉप ऑर्डर कर सकता है, कस्टमर टेक अवे कर सकता है, कस्टमर डिलीवरी उसको एक्सपेक्टेड है। सो ये डिफरेंट टाइप के ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। क्लिक नेक्स्ट, लिमिट टू लिस्ट, फिनिश। सो ये ऑर्डर टाइप हो गया। एम्प्लॉय आईडी, किस एम्प्लॉय ने ये ऑर्डर क्रिएट किया है, ये भी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सो क्योंकि हमने लिंक करना है एम्प्लॉय टेबल के साथ इसको, तो डेफिनेटली हम नंबर फील्ड देंगे। ऑर्डर टोटल मतलब कि कितने की टोटल अमाउंट ऑर्डर की है वो याद ना आपको, हम नंबर फील्ड में हम उसको लेंगे। और इसकी डबल और फॉर्मेट स्टैंडर्ड, डेसिमल पॉइंट्स ऑटो। डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट आपने कितना दिया है ये अब परसेंटेज के लिए क्या करना था, डबल फॉर्मेट में परसेंट हमें चाहिए, और डेसिमल पॉइंट हमें 0 चाहिए जब हम परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं। डिस्काउंट कितना हुआ, टोटल डिस्काउंट
इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? ऑर्डर टोटल मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, ऑर्डर टोटल मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये हमारा डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर नेट आरएसपी, नेट आरएसपी मतलब डिस्काउंट के बाद रिटेल सेल्स प्राइस क्या है, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम देखेंगे ऑर्डर टोटल, ये डिस्काउंट से पहले अमाउंट थी, डिस्काउंट कितना है माइनस, ठीक है ना। सो ऑर्डर टोटल माइनस कितना डिस्काउंट दिया है, वो आ जाएगी हमारी नेट प्राइस। इन दोनों को हम कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट और डबल, ठीक है, ये हो गया। फिर इनवॉइस नंबर। सो ये आप एक्चुअली बेसिकली लिंक कर रहे हैं कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट इनवॉइस क्रिएट हो गई है कि नहीं। इनवॉइस स्टेटस क्या है वो भी आप कर लें। इनवॉइस स्टेटस न्यू, क्लोज, वेरीफाइड, डिफरेंट हो सकते हैं। ऑर्डर का स्टेटस क्या है, सॉरी, ऑर्डर का स्टेटस क्या है वो भी आप ऐड कर लें, और ऑर्डर के स्टेटस डेट वो भी आप ऐड कर लें। ऑलराइट, ये ऑर्डर टेबल भी हो गया हमारा क्रिएट। अब हम करते हैं ऑर्डर लाइंस का टेबल क्रिएट। क्रिएट पे जाएं, रिबन में टेबल पे क्लिक करें, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, ऑर्डर लाइंस, एंटर। यहाँ पे ऑर्डर लाइन ऑटो नंबर रहेगा। किस ऑर्डर के साथ हम लिंक कर रहे हैं वो ऑर्डर नंबर, और यहाँ पे नंबर फील्ड आएगी क्योंकि हम लिंक कर रहे हैं। प्रोडक्ट आईडी, इसका भी हम नंबर फील्ड देंगे क्योंकि हम लिंक कर रहे हैं इसको। डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है वो हम ऐसे ही रखते हैं शॉर्ट टेक्स्ट में। पीबीटी, प्राइस बिफोर टैक्स, ये भी हम नंबर रखते हैं। टैक्स कितना हम ले रहे हैं उस प्रोडक्ट पे, ये भी हम नंबर रखते हैं। अगेन इसके ऊपर हम डबल स्टैंडर्ड, इसमें भी आके डबल स्टैंडर्ड। पीएटी, प्राइस आफ्टर टैक्स, इसमें भी हम सॉरी नंबर, इसमें भी हम आ जाएंगे डबल स्टैंडर्ड। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी कस्टमर ले रहा है, 1 2 3 4, इसके लिए हम नंबर यूज़ करेंगे। और फिर नेट टोटल इस लाइन का क्या होगा वो हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए। उसमें हम क्या करेंगे, पीएटी, प्राइस आफ्टर टैक्स इनटू क्वांटिटी, पैट इनटू क्वांटिटी। तो ये हमारे पास नेट टोटल उस लाइन की आ जाएगी। स्टेटस, स्टेटस क्या है, ठीक है, ये भी हम देख लेंगे 25। स्टेटस डेट, डेट एंड टाइम। सो ये हमारा हो गया है, ये भी ऑर्डर लाइन टेबल क्रिएट। तो हमने जी 6 टेबल क्रिएट कर लिए, 3 और 3 6, हाँ 6 टेबल क्रिएट कर लिए। मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए यही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम बाकी के टेबल क्रिएट करेंगे और रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी लगा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट था, उसकी वजह ये भी है कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, मैं जो भी पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा था मैंने डेफिनेटली एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये दूसरी वीडियो थी इस सीरीज़ में, आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सेशन रहेगा और हम पूरा POS सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेंगे रिपोर्ट्स तक। और अगर आपका साथ रहा तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियोस देखनी है तो मैं कंटिन्यू रखूँगा और हम प्रैक्टिकली एक POS सॉफ्टवेयर बनाएंगे आप और मैं मिल के। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल का आइकन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।